मेरे प्यारे बच्चों, देश के नौनिहाल भविष्य और अपने माता पिता के साथ घर में बैठ के सेवा करते हुए पढ़ते हुए क्लास 10th के स्टूडेंट्स, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप संतुलित रहें और आप पढ़ाई करते रहें। इसके साथ आपके अभिभावकों के लिए मेरी तरफ से नमन, वंदन, प्रणाम। आज दिनांक 17 अप्रैल 2020 को मैं अपना 19वां वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये कोरोना डिजीज कोविड-19 भारत में है तब तक हमें कुछ इसी तरह के प्रयासों से आप लोगों के माध्यम YouTube के माध्यम से आप लोगों के पास तक कुछ न कुछ पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आई डोंट नो हाउ मच एंड व्हाट लेवल ऑफ आई विल गेट सक्सेस, बट मैं हमेशा कोई छोटी सी बात से एक बात शुरू करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं ये ACTIVE, आप कहेंगे इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा। नहीं बच्चों, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, ये एक्टिव है। अब बात आती है, एक होता है विनर और एक होते हैं लूजर। तो जो विनर होगा वो इस एक्टिव के साथ कैसे प्ले करेगा? Those who are PRO, proactive, they are winner, and those who are reactive, they are the loser. सबको दुनिया में रहने का हक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्रोएक्टिव होने चाहिए। प्रोएक्टिव रहेंगे तो आई एम मोर देन श्योर यू विल बी द विनर। तो उसी प्रोएक्टिविटी के लिए मैं आज 19वां वीडियो आपके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 से लेके लास्ट तक जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देना चाहता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एक फ्लाइंग एयर में कुछ पढ़ा दिया, कुछ करा दिया और कहीं से कहीं शुरू कर दिया। मैंने वीडियो लेक्चर 1 से चैप्टर 1 शुरू किया, कंटिन्यूटी में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, फिर 2, 3, 4, 5 और 18 वीडियो अब तक जा चुके हैं। आज का वीडियो नंबर 19। इससे पहले दो जो वीडियोस हैं 17 और 18, उनमें मैंने ये बताया है कि हमारा सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म क्या है, एपी क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, क्या उनके रूल हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी काफी कुछ जो एक 10th के बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा बताने की कोशिश की है, मेरे को लगता है। बाकी डिसीजन आपका है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं इस एक्सरसाइज की थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप जरूर सुनेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 99। पेज नंबर 99। ये मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ शिक्षा है, और जो बीच बीच में बातें बताई जाती हैं वो विद्या है। लाइफ में शिक्षा से ज्यादा विद्या की जरूरत होती है। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी जो आपको ज्ञान देते हैं, एक्चुअल लाइफ में वो बहुत काम आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत थोड़े क्षणिक समय के लिए, 1 साल 2 साल काम आएगा। कभी किसी ने इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां आ जाएगा, बट शिक्षा और विद्या में आप हमेशा विद्या को स्थान ऊपर दें। विद्या लाइफ में हर जगह काम आती है। किसी IAS और देश के किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी दूसरे विद्वान लोगों के ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए लोगों के माता पिता अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो ज्ञानी जरूर होंगे, विद्यावान जरूर होंगे। तो विद्यावान होना बहुत जरूरी है। और विद्या की एक खासियत है कि जैसे जैसे मानव को विद्या आती है वो उतना ही विनम्र होता चला जाता है। विनम्रता से आपके सारे काम सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। तो मैं भाषण को बंद करके एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 99। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? बता चुका हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके आगे के टर्म्स लगातार कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ये भी बता दिया है कि अगर ऐड हो रहे होंगे तो इंक्रीजिंग एपी है कांस्टेंट नंबर, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो डिक्रीजिंग एपी है, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, रिपीट हो रहे होंगे तो कांस्टेंट एपी है। एपी तीनों सिचुएशंस में होगी। A taxi fare after each kilometer
when the fare is ₹15 for first किलोमीटर। टैक्सी में बैठे पहले किलोमीटर के 15 रुपए, फिर हर किलोमीटर के बाद 8 बढ़ते चले जाएंगे, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39। आप ऐसे चलते चले गए मेरे बच्चों। तो ये पूछ रहे हैं कि वो एपी, ये स्टेटमेंट एपी को दर्शाती है या नहीं। तो क्योंकि इसका पहला टर्म पहले किलोमीटर का पैसा 15 रुपए, हर किलोमीटर पे 8 रुपए ऐड होते जा रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारा पहला टर्म ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। तो यानी कि सक्सेसिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 8 है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, इक्वल है। इसलिए यह हमारा जो स्टेटमेंट है ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। इसमें 1/4, इसमें कांस्टेंट नहीं निकलता। मान लो पहले एयर थी x, 1/4 रिमूव, अब हो गई 3/4 x। अब इसका भी 1/4 रिमूव, तो इसका 1/4 रिमूव हो गया, तो 3/4x थी, इसका 1/4 यानी 3/16 ये रिमूव हो गई। तो ये हमारे पास क्या गया, 12 में से 3, 12 में से 3 गया तो क्या रहेगा हमारे पास में 9/16x। तो ये एक मल्टीपल होता जा रहा है। 1/4 रिमूव, 1/4 रिमूव, कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो शुरुआत में जो एयर थी वो कितनी थी, 400 मीटर क्यूब, अब 1/4 हटा दी, तो 1/4 हटाने के बाद यहाँ 1/4 यानी 100, इसका 100 हट गया तो क्या रहेगा यहाँ 300। अब इसका 1/4 देखो, 300 का 1/4 75 हट गया तो ये क्या रहेगा 225। तो यहां से यहाँ 100 हटा, फिर यहाँ 75 हटा, फिर और कम हटा, तो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा। जो हवा निकल रही है वो पहली वाली एयर की 1/4 एवरी टाइम कम होती जा रही है, यानी कि वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो एपी को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पढ़ें और सोचें और आंसर दें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, डरना जरूरी नहीं। और जैसे भूख लगने पे खुद खाना खाते हैं, पास होने के लिए, अच्छे बच्चे बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। उस एपी के पहले 4 टर्म लिखो जिसका पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। पहला 10, कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो 10 और 10 20, फिर 10 ऐड कर दिया तो 30, फिर 10 ऐड कर दिया तो 40, हो गई 4 टर्म। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, कांस्टेंट को डी ऐड करते जाना है, यू विल गेट द एपी। क्वेश्चन 3 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनमें से ये ट्रेस करना है कि कौन कौन से एपी हैं, और अगर एपी है तो उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। 3 a माइनस ए माइनस 3 डॉट, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो 3 में जब मैं -2 ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, फिर -1 में मैं -2 ऐड करूंगा तो -3 आ जाएगा, फिर -3 में मैं -2 ऐड करूंगा तो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो सक्सेसिव डिफरेंस है वो क्या है, -2, यानी कि टर्म्स आर इक्वली स्पेस्ड, टर्म्स successive terms have equal gap and that is -2, hence it is AP। and क्योंकि इसका common difference negative है, you can say it is a decreasing AP। सेम वे आप इसके एग्जाम के बाकी पार्ट ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ये डिसाइड कर लो AP है या नहीं, और अगर AP है तो ये बताओ कि उसके अगले 3 टर्म्स क्या होंगे। तो हमेशा AP का एक ही रूल है, एक तो इक्वल स्पेस दिख जाए तो एपी है, जो गैप है डी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाओ, 3 4 5 10 20 50 जितने टर्म चाहो आप निकाल सकते हो। तो आपकी जो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, और अगर एपी है
तो या तो उसके कुछ आगे के टर्म्स बताओ, या उसका फर्स्ट टर्म बताओ, या उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। बड़ी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी, इसको मैंने कोशिश की आपके साथ कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने की। इस एक्सरसाइज 5.1 से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ लेना चाह रहा हूं। मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 है आपके साथ डिस्कस करने की। एग्जांपल नंबर 3 मेरे बच्चों ये कहता है आपसे, ये 2, ये 7, ये 12, ये कह रहा है फाइंड द 10th टर्म। बच्चों आप जानते हो पहले नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 2 5, या 12 माइनस 7 5। और कौन सा टर्म निकालना है उसे एन कहते हैं। 10th निकालना है तो हमारा एन 10 हो गया। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन टर्म का फॉर्मूला है, वीडियो लेक्चर 17 में खूब धड़ाधड़ समझाया है। अब बेटा ये 10th चाहिए तो यहाँ हो गया A10, और A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। तो इस सवाल का 10th टर्म हो गया A मीन्स 2 प्लस 9 इंटू D मीन्स 5, तो 9 5 45 40 47 47 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में विच टर्म ऑफ दिस AP इज -81। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 102। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 102 क्या कह रहा है, देखिएगा। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 102 ये कहता है हमसे कि इस एपी का 21 18 15 ... का -81 कौन से नंबर पे आएगा। ये बताना है कि जब इस एपी को ऐसे लिखते जाएंगे तो एक तो आपको क्लियर पता है इस एपी का पहला टर्म 21 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। -3 है तो कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग एपी है। तो इस डिक्रीजिंग एपी को जब लिखते जाएंगे तो -81 कौन से नंबर पे आएगा, यानी हमें एन निकालना है। -81 लाइज ऑन विच पोजीशन, एंड विच पोजीशन मींस nth पोजीशन। nth पोजीशन मींस वी विल अज्यूम कि इसका nth टर्म -81 है। ये लिख देता हूं एक लाइन, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। Let -81 is its nth टर्म। मुझे नहीं पता कौन सा है, मैंने क्या मान लिया -81 एक nth टर्म है। बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth यानी मैंने क्या माना है, nth टर्म इज -81। कौन सी एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म 21। n मुझे फाइंड करना है n-1 और इसका कॉमन डिफरेंस -3। -81 इज इक्वल टू 21 -3n प्लस 3। 21 और 3 24 इधर आ गया, ये हो गया -81 -24 इज इक्वल टू -3। देखो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, 21 इधर और 3 इधर, क्योंकि माइनस था तो -3n और -3 बन जाए प्लस 21 और 3 24, 24 इधर आके माइनस हो गया तो -3n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105 नेगेटिव इज इक्वल टू -3n। तो n का आंसर आ गया 105/3। ये अगर 3 3 9 और 3 पंजे 15 35। इसका मतलब जब ये सीरीज लिख रहे होंगे, जब ये हम एपी लिख रहे होंगे, जब ये प्रोग्रेशन लिख रहे होंगे तो -81 35वें नंबर पे आएगा, यानी कि -81 इज इट्स 35th टर्म। ये एग्जांपल 4 हुआ बेटा। अब बिटिया रानी नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा, पढ़िएगा और समझिए। मैं तो कुछ ही कराता हूं, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बार बार करनी है, बहुत बार करनी है। डिटरमाइन द एपी इन विच थर्ड टर्म इज 5। वो एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। 7th टर्म इज 9। वो एपी बतानी है। जब भी ये आए ना तो फाइंड द एपी हुज दिस टर्म इज दिस एंड दिस इज दिस, यानी उसके पहले 3 टर्म निकाल के डॉट 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 करके छोड़ देना। A3 तो आप जानते हो क्या होता है, A प्लस 2। A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D का आंसर 5। A7 आप जानते हो ये है A प्लस 6D, वो है 9। इनको माइनस कर दिया बेटा, ये कट गया बेटा, ये -4D आ गया बच्चे और ये -4 आ गया बच्चा, तो D का आंसर 1 हो गया। D का आंसर 1 यहां डाल दो चाहे यहां डाल दो,
चलो पहली इक्वेशन में ही डाल देता हूं। तो ये हो गया a प्लस 2d इज 5, यानी d की जगह क्या डाल दिया 1, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या आ गया 3। यानी कि हमें वो AP बनानी है जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो पहला टर्म 3, अगला टर्म 4, उससे अगला 5, उससे अगला 6, डॉट डॉट 3 4 5 6 डॉट 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 हो गया जी काम। ये आपकी AP बन गई, जिस AP का आपको थर्ड टर्म दिया था और सेवंथ दिया था। थर्ड है a प्लस 2d 5 और सेवंथ है a प्लस 69। माइनस किया, 2 में से 6 गया तो माइनस 40, 5 में से 9 गया तो माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया d1। d की वैल्यू 1 यहाँ डाल दी, a प्लस 2 इंटू 1 इज 5, तो a इज इक्वल टू 5 में से 2 गया तो 3, तो पहला 3 फिर 1 1 ऐड करते चले गए, तो ये हमारी AP बन गई। बच्चा एग्जाम्पल 5 भी हो गया। फिर कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, आप ऐसा मत सोचना कि मुझे एक्सरसाइज करानी नहीं आती, मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल करने का थोड़ा सा एक रीजन ये भी है कि जनरली हमारे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज में ही अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स के कहने से फोकस करते हैं, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करो। तो मैं एग्जाम्पल्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इनको देखें, क्योंकि गलती से आपने एग्जाम्पल देख लिया और कभी एग्जाम्पल आ गया तो आपको सुनने के बाद करने में आसानी रहेगी। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस और नॉट। एक AP दी हुई है 5, 11, 17, 23। वो कहते हैं ये बताओ इस AP में 301 आएगा या नहीं। भाई ऐसा थोड़ी ना कि किसी AP में हर एक नंबर आता हो। अगर वो उस AP की सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन में उसके कॉमन डिफरेंस के ऐड करने के बाद आ रहा होगा तो आएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा। अब हमें यही डिसाइड करना है कि 301 इसके अंदर आता है या नहीं। मैंने ये मान लिया कि यार आता ही होगा। आता ही होगा तो कौन से नंबर पे आता होगा? या तो पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं। तो मैंने ये मान लिया कि ये nth नंबर पे आता होगा। मैंने ये सपोज कर लिया कि लेट 301 आता है ऑन द nth नंबर ऑफ दिस AP। लिख दिया मैंने, लेट 301 lies on nth place of above AP। जो ऊपर AP दे रखी है, इस AP के अंदर 301 nth पोजीशन पे आता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला अब तो बहुत बार सुन लिया भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 301 बराबर a कितना है इसका 5। n मुझे पता नहीं कि 301 कौन से नंबर पे आ रहा है। 301 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 और 6 11, यहाँ 6। 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6। 301 बराबर 6n माइनस 1, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1। माइनस 1 शिफ्ट होके यहाँ गया, ये हो गया 302 बराबर 6n। तो n आ गया 302/6। तो n हो गया 6 पंजे 30, 5, 2 बचा ना जाने की 0, 5 50 सही 2/3, जो क्या 50 6 सॉरी 6 पंजे 30, 302। हाँ ठीक किया मैंने, कैलकुलेशन में मुझे बहुत डाउट रहता है। यानी जो 301 है इस AP में कौन से नंबर पे आएगा? 50 सही 2/6 नंबर पे आएगा। बच्चों, टर्म हमेशा एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर की पोजीशन होती है। या तो टर्म पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, छठा होता है, सातवां होता है। ये कभी टर्म की पोजीशन फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। इसका मतलब 301 जो 301 है वो या तो 50वें नंबर पे होना चाहिए या 51वें पे होना चाहिए। तो कहेंगे किसके अंदर है? ये कह रहा है कि 301 लाइज ऑन 50 सही 2/3, और n होता है एक नेचुरल नंबर। n का आंसर नेचुरल नहीं आ रहा, इसका मतलब 301 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जैक्टली कहीं नहीं आएगा। बस यही डिसाइड करना था कि अगर n पूरा आ जाता 50, 51, 49, 60, 80, 90 वट एवर इट इज, तो कहते हैं कि यस 301 लाइज ऑन दिस पोजीशन। लेकिन इसके अंदर पर n का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म 301 इस AP का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन की। NCERT में हर बार आपको एक ही बात बोलता हूं, अपनी बाइबल को मत छोड़ो, अपनी बाइबल के साथ अटैच रहो।
उसके बाद आपको जो करना है वो जरूर करो। आई एम नॉट सेइंग नो, बट यस फर्स्ट यू रिस्पेक्ट, क्योंकि पहले अपने घर में माँ बाप को सेवा करो और उनकी रिस्पेक्ट करो, फिर बाहर जरूर करो। ऐसा नहीं है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर 103। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिवाइड हो। पहला नंबर होता है 2 डिजिट का 10, 3 से डिवाइड नहीं होता। 11 दूसरा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 12 2 डिजिट का ऐसा पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 अगला नंबर 12 और 3 15, अगला नंबर 18 और 3 21, चलते गए। लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है बेटा 99, लेकिन हमें सिर्फ वो 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएं, छोटे से लेके बड़े तक। तो 2 डिजिट का पहला नंबर जो डिवाइड होता है 3 से वो 12 है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 99 है, क्योंकि 99 3 से डिवाइड होता है। ये कहा था हाउ मेनी। अब ये बताना है कि 12 15 18 21 डॉट 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 99 यहां तक कितने टर्म्स हैं। हाउ मेनी, मुझे नहीं पता कि 99 कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो ये मैंने मान लिया लेट देयर आर n टर्म्स इन अबव एपी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लेट n नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 3। कुछ भी लिख दो। ये लिख सकते हैं कि मान लिया हमने कि 2 डिजिट के n नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, या इसको आप एपी बना के लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि लेट इन द अबव एपी देयर आर n टर्म्स। लास्ट वाले टर्म को, जनरल टर्म को बोलते हैं एल यानी ए एन, और ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो है 99, ए है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना चल रहा है 3। तो ये हो गया आपका 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 गया तो 9, 9 इधर आ गया तो 90, 90 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 30। इसका मतलब टोटल 2 डिजिट के 30 नंबर ऐसे होते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल 7 भी हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ लें आपकी परमिशन के साथ में। आगे वाला जो एग्जाम्पल है बेटा जी, वो आपसे यह कह रहा है कि हमें भी सॉल्व करो। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यस, अब आपको गॉस याद करना पड़ेगा, एसएन के लिए नहीं, कोई और रीजन के लिए। गॉस ने एसएन का डेरिवेशन दिया था ना, ये कह रहा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। 10 7 4 डॉट 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 माइनस 60। ये हमसे कहता है कि इस एपी का पीछे से 11th टर्म बताओ। देखो बेटा, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं इसको उल्टा लिख लूं और उल्टा लिख के इसको बिगिनिंग से निकालूं। कैसे भाई? मेरे को ये कहा है कि पीछे से इसका 11th टर्म क्या है, यानी कि ये जाने में अगर एपी है तो लौटने में भी एपी ही रहेगी। तो क्या किया मैंने, यहां पर डिफरेंस क्या है -3, यहां पे क्या है -3 ऐसे। तो 11th फ्रॉम एंड चाहिए, तो पहले लास्ट वाले टर्म को ए मान लो। लेट ए इक्वल्स टू -60। जब भी ये पूछा जाए फाइंड द kth टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 20th टर्म, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, तो जो लास्ट वाला टर्म है उसे ए मान लो, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका उल्टा साइन लेके डी ले लो। देखो यहां जाने में डी क्या है 10 7 4 -3 जब लौट रहे होंगे तो +3 और लौटने का मतलब एंड से, और एंड से यानी मैंने साइन चेंज करके -3 को कॉमन डिफरेंस 3 ले लिया। पूछा क्या है, फाइंड द 11th फ्रॉम एंड। n इज इक्वल टू क्या है जी 11। A11 का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 हो गया a -62 -62
प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 10 इंटू डी क्या है बेटा 3, तो 10 या 30 और माइनस 62 माइनस 32 रह गया ना। तो जब लौटते हुए आ रहे होंगे तो 11th नंबर पे माइनस 32 मिलेगा। मैं एक बार चेक कर दूं मैंने सही किया या गलत किया है। तो हाँ आंसर बिल्कुल सही है, माइनस 32 आ रहा है। एक मेथड तो इसका ये है, अभी जब भी आपको कोई टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए तो एंड वाले टर्म को ए मान लो और उससे पहले आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो। माइनस 62 इसमें प्लस 3 ऐड किया तो माइनस 59, उसमें प्लस 3 ऐड किया तो माइनस 56 डॉट 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा 10। तो ये एक तरह से अब ये एपी हो गई। इसका पहला टर्म माइनस 62, कॉमन डिफरेंस 3 ऐड होता जा रहा है, 11 पूछा है निकाल दो। एक मेथड ही है, आप जानते हो अगर कोई सीक्वेंस जाने में एपी है तो लौटने में भी एपी होगा। फर्क क्या हो जाएगा, जाने में जो फर्स्ट टर्म होगा लौटने में वो लास्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने रिवर्स किया यहाँ 8 शुरुआत में ये 10 था, यहाँ पे ये लास्ट हो गया। शुरुआत यहाँ पे पहली एपी में जो गिवन है उसमें माइनस 62 लास्ट था, इसमें ये फर्स्ट हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस माइनस 3 था, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस 3 हो गया। तो ये आसान तरीका है, आप इससे कर सकते हैं। आपके मन में एक बात आएगी कि दूसरा मेथड दूसरा कह रहा था मुझे वो भी बताना चाहिए, मैं वो भी बता रहा हूँ, उसको भी सुनो। अब आपको एक तो आ गया माइनस 32 आंसर और मैंने एक आंसर आपको बता भी दिया। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको इस एग्जाम्पल नंबर मुझे याद नहीं रहा भैया, इस एग्जाम्पल का दूसरा नंबर। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी में माइनस 62 यानी कितने टर्म्स। सीधा चलें तो ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू माइनस 3 और nth टर्म माइनस 62 माइनस 62 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 3। देखो माइनस 62 इज इक्वल टू 10 माइनस 3n प्लस 3 10 और 3 13 इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस 13 हुआ तो ये माइनस 75 हो गया। माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 3n, ये कट गया। n इज इक्वल टू 25 यानी कि इस एपी में टोटल 25 है। आपको पता है अगर ऐसे लिखूंगा 25 है और उल्टा लिखूंगा तो भी टर्म तो 25 ही होंगे ना। 1 2 3 4 लिखूं या 4 3 2 1 लिखूं, काउंट तो 4 ही है ना। ए बी सी डी लिखूं या डी सी बी ए लिखूं, नंबर्स तो 4 ही हैं। अब मुझे पता चल गया कि देयर आर 25 टर्म्स। मुझे पता करना है पीछे से 11वां। भाई जो टर्म पीछे से 11वां है वो शुरुआत से भी तो कोई ना कोई नंबर पे आ रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसका नंबर पीछे से ही होगा। जैसे ये 25वां है बिगिनिंग से, ठीक है ना, ये बिगिनिंग से 25 है। तो इससे पहला टर्म याद करो क्योंकि जाने में क्या है ये माइनस 3 तो लौटने में प्लस 3, तो इससे पहले वाला सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा माइनस 59, इसमें 3 ऐड कर दिया। तो माइनस 59 बिगिनिंग से कौन सा है 24वां और एंड से कौन सा है दूसरा। तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जितने टर्म्स टोटल हैं 25 माइनस कौन सा पूछा है एंड से 11वां प्लस 8, ये रूल होता है। ये रूल होता है हमेशा 1 ऐड किया जाता है। जब भी आपसे एक आ जाए फाइंड द kth term from and if there are n terms in overall n is greater than k। अगर किसी प्रोग्रेशन में मान लो n टर्म तो टोटल है और कोई ये कहे कि पीछे से kth शुरुआत से कौन सा होगा तो टोटल n माइनस k प्लस 1। सुनो मेरी बात दोबारा ध्यान से। when there are n terms in any progression और आपसे पूछा जाए कि इस n टर्म्स की प्रोग्रेशन में पीछे से kth टर्म शुरुआत से कौन सा होगा, तो जो पीछे से kth है वो बिगिनिंग से n माइनस k प्लस 1 होगा। ये रूल होता है। अब मेरी बात सुनो, ये 10 ये 7 ये 4 ये डॉट डॉट ये माइनस 59 ये माइनस 62, इसमें मैंने आपके सामने माइनस 62 को n टर्म मान के n का आंसर 25 निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि पीछे से 11वां क्या होगा, तो मैंने ये कहा कि जो पीछे से 11वां है वो शुरुआत से क्या होगा, तो 11th टर्म फ्रॉम एंड इज सेम एज
25 माइनस 11 प्लस 1 अथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जो पीछे से 11वां है वो 25 माइनस 11 प्लस 1 वो बिगिनिंग से होगा। 25 में से 11 गया तो 14, 14 प्लस 1 यानी कि वो बिगिनिंग से 15। जो पीछे से 11वां है वो आगे से 15वां है। यानी कि एक तरह से दूसरा तरीका यह है कि मैं बिगिनिंग से इसका 15th टर्म निकाल दूं। देखते हैं क्या होता है। ए क्या है बिगिनिंग से जाने में 10, डी क्या है बिगिनिंग से जाने में -3 और एन क्या है 15। आपको समझ आया ना कि मैं एन 15 क्यों ले रहा हूं। जो टर्म पीछे से 11वां है वो बिगिनिंग से 25 माइनस 11 प्लस 1 होगा। आप मेरे से पूछो कि सर इसमें 50 टर्म होते तो बिगिनिंग से कौन सा होता? 50 माइनस 11 प्लस 1। आप कहते हैं कि इसमें जैसे पीछे से 11वां पूछा है, पीछे से 20वां पूछा जाए तो 25 माइनस 20 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि अब मुझे बिगिनिंग से 15वां निकालना है। तो ए 15 बराबर क्या होता है? ए प्लस 14 डी। ए है 10 प्लस 14 और डी कितना है? -3। तो 10 माइनस 42, 42 में से 10 गया तो -32। ऐसे करके भी -32 आया है और मैंने सीरीज को उल्टा करके किया था तब भी -32 आया था। तो बस एक ही बात याद रखो कि जब भी कोई टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए तो भैया आसान तो यही होता है कि उसको उल्टा रख लो और लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट मान लो। जो जाने का कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज करके लौटने का कॉमन डिफरेंस हो गया और डायरेक्टली जो टर्म पूछा है वो निकाल दो। फिर भी आप ऐसे करना चाहें तो इसका रूल यही है, पहले ये पता कर लो कि लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे है यानी एन निकाल लो और पीछे से जौन सा टर्म पूछा है वो एन में से माइनस करके एक ऐड करके कौन सा टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। भैया एग्जांपल 8 आपके लिए कर दिया, उसके बाद इसमें भी दे रखा है एग्जांपल 9 भी आसान है, 10 भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सरसाइज 5.2 में टेबल दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो फिल करनी है, आसान है। तो इसके अंदर मुझे जो डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो मैं आपके पास कराना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन मुझे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। एंड आई एम फाइंडिंग कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, इसलिए कराना चाह रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज है 5.2। जल्दी का काम शैतानों का होता है, हम आराम आराम से चलेंगे और हम जो भी चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसलिए एवरी ह्यूमन हैज पावर टू बी गॉड। तो हम बन नहीं सकते या बनते नहीं है, क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्यारे बच्चों, आप नीडी लोगों की हेल्प करो। एक और वजह बताऊं, यदि बारिश समुद्र में हो रही हो, धनाढ्य व्यक्ति को बहुत ज्यादा दान दे दिए जाए और जिसका पेट भरा हुआ हो उसे खाना खिला दिया जाए, तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं होता। भाई समुद्र में पहले से ही पानी है और वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो पानी में कोई फायदा नहीं होना। हाँ, पानी की बारिश का फायदा वहाँ है जहाँ जरूरत है। ऐसे ही किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा धन है और उसको कोई आके और दान दे जाए, तो ऐसे दान का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसी प्रकार यदि कोई आदमी घर से खाना खा के आया, पेट भरा हुआ है, आप कहोगे नहीं जी आप हमारे यहाँ एक बार और भोजन कर लो, तो धनाढ्य को दिया हुआ दान, तृप्त को खिलाया हुआ भोजन और समुद्र की बारिश कोई फायदा नहीं करती। इसी तरह से मेरा कोई दूसरा पर्पस नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि ऐसे टाइम में जो मेरा नैतिक धर्म है उसका कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को डिलीवर करूं। आप सुने, समझें और इसका फायदा उठाएं। दैट्स व्हाई आई नेवर से you like, you subscribe, you do this, you get the bell icon. No, आपको अच्छा लगे करिए, नहीं अच्छा लगे बिल्कुल मत करिए यार। सकल पदार्थ है जगमाई और कर्म ही नर पावत नहीं। बहुत सारी मेरे से बहुत होशियार अच्छे वीडियोस आपको इन टॉपिक्स के मिलेंगे, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? आई एम नॉट सेइंग दैट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा टास्क बेटा। ये कहता इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी, ये कहते हैं कि थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म है -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ये बताना है कि an अगर 0 है तो बताओ n क्या होगा। समझो पहले बात को। थर्ड का मतलब a + 2b इज 4, 9th का मतलब
a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। इनको सॉल्व कर ले पहले, तो ये कट गया, 8 और में से 2 गया तो माइनस का 6d, 8 और 4 ये साइन प्लस हो गया ना, 8 4 12, तो d आ गया -2। d की वैल्यू -2 यहां डाल दो तो -4, तो a हो गया 8 हो गया, d -2 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जिस AP का थर्ड टर्म 4 था, 9th टर्म -8 था, तो इन दोनों से इक्वेशन बना के मैंने सबसे पहले a और d वाला टास्क पूरा कर लिया। अब वो कह रहा है कि इस AP को जब, क्योंकि ये कैसी AP है, डिक्रीजिंग है। क्यों है डिक्रीजिंग? क्योंकि माइनस है इसका कॉमन डिफरेंस। तो ये पूछ रहा है कि इस AP में आगे चल के जो एक टर्म 0 आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा। जब भी कौन से नंबर का, जौन से नंबर का क्वेश्चन हो तो वो मान लो कि वो नंबर nth नंबर पे आता है। तो nth टर्म 0 है, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 है। इसका मतलब a क्या है आपका 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू -6, n इज इक्वल टू 3। यानी कि इस AP का तीसरा नंबर 0 हो जाएगा। गलती तो नहीं हुई कोई? ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। nth टर्म 0 हो जाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 हो जाए, a 8 है, मैंने यहाँ गलती से 4 लिखा होगा, ये गलती हुई ना। कुछ आभास हो जाता है ना अच्छे और बुरे का हर आदमी को। तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 और 2 क्या हो गया बच्चा, ये 10 हो गया। तो इधर आके बेटा -10 हो गया, ये कट गया, तो n इक्वल टू 3 नाम से 5 हो गया। हेंस इस AP का 5th टर्म 0 होगा। देख लो, पहला टर्म 8, कॉमन डिफरेंस -2, तो अगला क्या हो जाएगा 6, अगला क्या हो जाएगा 4, अगला क्या हो जाएगा 2, अगला 0। 2 कम करते जा रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। और बाकी क्वेश्चंस भी इसमें इसी तरह के हैं जैसे एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए हैं। तो उसकी कोई खास ऐसी मजबूरी नहीं है कि मैं सारे आपके साथ शेयर करूं। आप करेंगे, और आपको कोई डाउट या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन टू नो कि मेरे इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या खराबियां हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप जैसे अच्छे बच्चे पढ़ के, सुन के, और मेरे जो शिक्षक बंधु हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो भी अगर बाय द वे इसको देखते हैं या अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं, तो वो भी मुझे प्लीज जरूर लिखें मेरे वीडियो चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल है जो भी है, कि आप सर थोड़ा ऐसे और करो तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। टाइम बढ़ाना है, टाइम कम करना है, फ्रीक्वेंट देना है, ज़्यादा सॉल्व करना है, कम सॉल्व करना है। तो एक फीडबैक, व्हाट डू यू नीड, आई विल ट्राई टू केटर दैट। मेरी तरफ से आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें, आप बहुत सक्सेस हों, आप बहुत सुसंस्कारी रहें, और एक बहुत अच्छे हमारे भारत देश के निर्माण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद, थैंक यू।